गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हर एक टॉपिक का हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मांग विश्लेषण या डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है मांग। डिमांड किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु की डिमांड करने के लिए हमें कुछ बातों का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे किसी वस्तु का डिमांड करने के लिए हमें उस वस्तु की मात्रा का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए दोस्तों? मात्रा का। फिर उसके बाद उस वस्तु की हमें समय पता होना चाहिए कि उस वस्तु को हम लोग किस टाइम पीरियड के अंतर्गत खरीद रहे हैं, यानी समय अंतराल पता होना चाहिए। यानी उस वस्तु का हमें समय पता होना चाहिए, समय अंतराल पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उस वस्तु की कीमत पता होना चाहिए कि वो वस्तु कितने की बिक रही है, यानी वस्तु की हमें कीमत पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए? मुद्रा होनी चाहिए। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, तभी हम उस वस्तु को खरीद लेंगे। ठीक है, हमें उस वस्तु खरीदने के लिए हमारे पास मुद्रा होनी चाहिए, उस वस्तु का हमें कीमत पता होना चाहिए, कब उसको किस टाइम पीरियड में खरीद रहे हैं, हमें समय अंतराल भी पता होना चाहिए, और हमें उस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदनी है हमें ये भी पता होना चाहिए। इन सब होने के बावजूद भी हम उस वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे, उस वस्तु का डिमांड हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब तक हमारे अंदर उस वस्तु को खरीदने की क्या ना हो? इच्छा ना हो। यानी इसमें इच्छा भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी हमें उस वस्तु को खरीदने की हमारे पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब हम इन पांचों को मिलाकर कह सकते हैं कि हम उस वस्तु का क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं। किसी वस्तु को डिमांड करने के लिए हमें इन पांचों तत्वों का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है मांग का नियम। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड कैसे कार्य करता है हमको ये समझना होगा। और इसको समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। यदि किसी वस्तु की या सिंपल सी यदि किसी वस्तु की प्राइस हम बढ़ा दें, यदि किसी वस्तु की हम प्राइस बढ़ा दें तो उस वस्तु का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मांग का नियम कहता है यदि किसी वस्तु की प्राइस को यदि हम वृद्धि हो रही है, यदि किसी वस्तु की प्राइस में वृद्धि हो रही है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की प्राइस कम हो रही है, यदि किसी वस्तु की प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। यही मांग का नियम है। ये तभी काम करते हैं जब अन्य कारक क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। कौन से कारक स्थिर होते हैं? अन्य कारक अन्य होने चाहिए। ये अन्य कारक क्या है? जब हम लोग मांग के नियम को पढ़ेंगे वहां पे हम आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा मांग वक्र, जिसे हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। मांग का नियम कैसे कार्य करता है ये हम लोग मांग वक्र के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक है मांग को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला है वस्तु का मूल्य। हमने देखा किसी वस्तु का यदि प्राइस हम बढ़ा दें तो उस वस्तु का डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और हम उस वस्तु की प्राइस यदि कम कर दें या उस वस्तु की प्राइस यदि कम हो जाए तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये भी मांग को प्रभावित करते हैं, यानी वस्तु का मूल्य भी मांग को प्रभावित करता है। और दूसरा है हमारा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में है अन्य कारक, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर की इनकम कैसे मांग को प्रभावित करती है। यदि हम देखेंगे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, यदि कंज्यूमर की इनकम कम होती है, यदि कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम करेगा। ठीक, ये कैसे कार्य करता है हम लोग ये भी देखेंगे। इसमें निम्न कोटि की वस्तु और उच्च कोटि की वस्तुओं पर भी ये कार्य करता है। कब कैसे कार्य करता है हम ये लोग आगे समझेंगे। दूसरा देखेंगे स्वाद एवं प्राथमिकताएं भी मांग को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तीसरा है संबंधित वस्तुओं का मूल्य, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ना है स्थानापन्न वस्तुएं।
और दूसरा पढ़ना है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, हम लोग इसको चर्चा करेंगे जब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस समय हम लोग इसको थोड़ा सा वो चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको पता हो जाए कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी को लेकर के हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यदि चाय का प्राइस, मान लीजिए चाय आपका 10 रुपये का मिल रहा है मार्केट में, ठीक है, और कॉफ़ी आपको मिल रही है 15 रुपये। ठीक, एक कप चाय का वैल्यू है 10 रुपये और एक कप कॉफ़ी की वैल्यू है 15 रुपये। ठीक, कोई व्यक्ति चाय पीना पसंद करता है। ठीक है, यदि चाय का प्राइस बढ़ जाए, चाय की प्राइस बढ़ करके 3 रुपये, यदि चाय की प्राइस बढ़ करके हो गया चाय का प्राइस 13 रुपये। ठीक है, यदि चाय की प्राइस में क्या हो गई, 3 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी चाय का जो प्राइस है, यानी टी का जो प्राइस है वो बढ़ गया। टी की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम यहाँ देखेंगे चाय का प्राइस बढ़ जाने की वजह से वो व्यक्ति सोचेगा अगर 15 रुपये की कॉफ़ी मिल रही है और 13 रुपये की चाय मिल रहा है तो हम कॉफ़ी क्यों ना पी लें। यानी वो उसका जो डिमांड होगा चाय से कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि चाय का जो है प्राइस बढ़ गया। कितना बढ़ गया, इस एग्जाम्पल में हमने दिया 3 रुपये बढ़ गया, यानी 13 रुपये हो गया। कॉफ़ी और चाय में 2 रुपये का डिफरेंस है, तो जनरली लोग कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, यानी कॉफ़ी की डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर वस्तुएं क्या हो गई, स्थानांतरित हो गई, परिवर्तित हो गई। यानी जो व्यक्ति चाय पीने वाला, टी पीने वाला था, अब वो क्या किसकी डिमांड कर रहा है, कॉफ़ी की। इस घटना को हम लोग स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, यानी इस प्रोसेस को हम लोग स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। कैसे कोई व्यक्ति चाय से कॉफ़ी पे ट्रांसफ़र हुआ है, ये हम लोग एग्जाम्पल से समझे। दूसरा है इसमें पूरक वस्तुएं। अब पूरक वस्तुएं क्या होती हैं ये भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पेट्रोल और कार के माध्यम से। यदि पेट्रोल अगर हम देखें, पेट्रोल और इधर कार ले लेते हैं या बाइक ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं दोस्तों। यदि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, यदि पेट्रोल के प्राइस को बढ़ा दें, यदि मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे कि इस समय देख रहे होंगे थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग क्या करेंगे, बाइक की डिमांड कम करने लगेंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाने की वजह से लोग बाइक की डिमांड ऑटोमेटिक क्या करने लगेंगे, कम करने लगेंगे। क्यों कम करने लगेंगे, क्योंकि उसमें बाइक में पेट्रोल भरवाएंगे, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो लोग कोशिश करेंगे कि हम किसी और साधन से जाए, बाइक से की डिमांड ही कम करें, बाइक खरीदने की डिमांड ही कम कर देंगे वो लोग। तो ये कहलाता है पूरक वस्तुएं। क्या कहलाता है दोस्तों, इसको हम लोग पूरक वस्तुएं कहते हैं। जनसंख्या, फोर्थ वाला टॉपिक है हमारा जनसंख्या। जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करती है दोस्तों। यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगा, और जनसंख्या कम होगी तो डिमांड भी कम होगा। यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो दोस्तों डिमांड भी क्या होगा, वस्तु की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर जनसंख्या कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगा। उसके बाद आखिरी है आय का वितरण, यानी आय का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है दोस्तों। अब हमारा जो 5वां टॉपिक है जिसका नाम है मांग अनुसूची। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, इसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरा पढ़ना में बाजार मांग अनुसूची। ये क्या होते हैं हम लोग इसमें आगे चल करके चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर पर मांग में परिवर्तन। तो मांग में दोस्तों 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला है मांग में प्रसार तथा संकुचन, और दूसरा है मांग में वृद्धि तथा कमी। मांग में प्रसार होने से क्या होता है और मांग में संकुचन होने से क्या होता है, हम लोग आगे चल करके डिटेल में चर्चा करेंगे। और मांग में वृद्धि होने से क्या होता है और मांग में कमी होने से क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग को पढ़ना है इसमें मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए 3 तरीके हैं। मांग की मूल्य लोच, दूसरा है मांग की आय लोच, और तीसरा है मांग की आड़ी या तिर्यक लोच। कैसे मांग की लोच ज्ञात करते हैं हम लोग इस 3 फार्मूले के माध्यम से देखेंगे।